हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज का टॉपिक है हाइपोथेसिस यानी कि उपकल्पना होता क्या है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं सोशियोलॉजी से, जैसे कि यूजीसी नेट, जीआईसी लेक्चर या यूपी पीजीटी एग्ज़ाम या आरपीएससी एग्ज़ाम या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या सेट एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि सोशियोलॉजी में आपके ये टॉपिक्स हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। हाइपोथेसिस। सामाजिक अनुसंधान में उपकल्पना का महत्वपूर्ण स्थान है। उपकल्पना यानी कि कल्पना करना। अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, हमें कोई शोध करना है, उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम सोचेंगे कि उसके लिए कौन सी विधि अपनाएं या उसके लिए क्या करें, क्वेश्चनर भरवाएं या फिर शेड्यूल भरें या फिर इंटरव्यू लें। तो ये उपकल्पना हो गई, यानी कि हाइपोथेसिस हो गया। उपकल्पनाएं सामाजिक शोध में अनुसंधानकर्ता को दिशा निर्देश करती हैं। किसी भी अध्ययन से पूर्व अध्ययन से संबंध में अध्ययनकर्ता द्वारा घटना समस्या के संबंध में बनाई गई ये एक कल्पना या धारणा है। अनुसंधानकर्ता द्वारा बनाई गई धारणा हवा में नहीं होती, बल्कि ये वास्तविक होती है। ये अनुसंधानकर्ता को अध्ययन करने में मार्गदर्शित करती है। उपकल्पना जो है एक अनुमानात्मक, यानी कि हम अनुमान लगाते हैं इसमें। लुटबर्ग क्या कहते हैं कि उपकल्पना एक काम चलाऊ निष्कर्ष है जिसकी सत्यता की परीक्षा भी बाकी है। पोगार्डस क्या कहते हैं, ये उपकल्पना एक प्रस्तावना है जिसका परीक्षण किया जाना है। पीएच मन के शब्दों में उपकल्पना एक काम चलाऊ अनुमान है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उपकल्पना सामाजिक शोध को आसान बनाने के लिए स्वयं द्वारा की गई घटना के संबंध में एक धारणा होती है या एक कल्पना होती है। एक अच्छी उपकल्पना के लिए निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी? स्पष्टता, प्रयोगसिद्धता, विशिष्टता, उपलब्ध प्रविधि से संबंध और सरलता। अब इसके प्रकार देख लेते हैं हाइपोथेसिस के। ये डिस्क्रिप्टिव होती है, ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव क्या होती है, चले देखते हैं। वर्णनात्मक। कुछ उपकल्पनाएं घटना की विशेषता वितरण से संबंधित होती हैं, जैसे भारत में 60% जनसंख्या कृषि पर आश्रित है या भारतीय ग्रामीण जनसंख्या का 70% अशिक्षित है। ये एक प्रकार की कल्पनाएं हैं, घटना से सहसंबंध के बारे में न होकर उनकी विशेषता या विवरण के बारे में हमें बताती हैं। फिर है संबंधनात्मक, यानी कि संबंध यानी कि रिलेशन दिखाती है। इसमें घटना से संबंधित चारों तत्वों के संबंध में अनुमान लगाया जाता है। इसमें वास्तव में दो तत्वों के बीच के संबंधों को बताया जाता है, जैसे राजनीतिक और अपराधी का संबंध, जाति राजनीति का क्या संबंध है, शिक्षा सामाजिक गतिशीलता में क्या संबंध है, और सामाजिक एकीकरण और आत्महत्या की दर से विपरीत संबंध। इसलिए इसमें संबंध जो है प्रकट किए जाते हैं। फिर है कारणात्मक, कॉजल। ये संबंधनात्मक उपकल्पनाएं हैं जो चरों तत्वों के बीच कारण प्रभाव के संबंधों को दर्शाती हैं, ठीक है। कि कारण का ये पता लगाती हैं कि वाई, क्यों हुआ है ऐसा। जैसे काम के घंटों में वृद्धि के साथ कार्य की संतुष्टि में कमी आती है। उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति अधिक गतिशील होते हैं। अनुसंधानात्मक यानी कि रिसर्च, यह वास्तव में काम चलाऊ उपकल्पना है जिसका निर्माण अनुसंधानकर्ता द्वारा किया जाता है। इसकी उपकल्पना का परीक्षण शोधकर्ता द्वारा किया जाता है। इसे सकारात्मक उपकल्पना भी, यानी कि हम खुद ही सोचते हैं। अब नकारात्मक या शून्य, नेगेटिव या नल हाइपोथेसिस, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सबसे ज्यादा पूछा गया है। तो चलिए इसी को ही देख लेते हैं। नकारात्मक उपकल्पना अनुसंधान उपकल्पना के विपरीत है। ये किसी भी विषय के बारे में अनुमानात्मक संबंध को व्यक्त करती है, किंतु नकारात्मक नेगेटिव रूप में। जहां अनुसंधानकर्ता उपकल्पना में अनुमान से संबंधित संबंध को सही समझा जाता है, वहीं नकारात्मक उपकल्पना में जो है उस संबंध को वो नकारती है। जैसे प्रेम विवाद ही विवाह विच्छेद का कारण नहीं है। प्रेम विवाद ही जो विवाह विच्छेद का कारण नहीं, गरीबी ही आत्महत्या का कारण नहीं है, कोई और भी कारण हो सकता है। तो ये नकारात्मक रूप से हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं सांख्यिकी क्या होता है, स्टैटिकल। जब अनुसंधानकर्ता उपकल्पना को गणितीय रूप में करता है, ठीक है, तो उसे सांख्यिकी उपकल्पना कहते हैं। जैसे कै की आयु ज्ञ से अधिक है। अनुसंधान उपकल्पना कै व ज्ञ की आयु में अंतर नहीं है। नकारात्मक उपकल्पना कै की आयु का मध्यमान ज्ञ के माध्यम से अधिक होता है। ऑब्जेक्टिविटी देख लेते हैं। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन से संबंध में आपत्ति उठाई गई है, किंतु इसके लिए जो है कुछ जो है घटनाएं हैं। जैसे सामाजिक घटनाएं अमूर्त होती हैं,
दिखाई नहीं देती, जटिल होती है, गुणात्मक होती है, सार्वभौमिक नहीं होती, इसमें सजातीयता का अभाव होता है, सामाजिक घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। फिर अंतरक्रिया के परिणाम स्वरूप जो परिणाम हमारे सामने आते हैं उसे ही हम घटना कहते हैं। वस्तुनिष्ठता एक वृहद दृष्टिकोण यानी बाहरी दृष्टिकोण है जो समाज के नजरिए से व्यक्ति को समझने की कोशिश करते हैं। इस तरह वे अपने अध्ययन में निगमनात्मक पद्धति का यूज करते हैं। इसके विपरीत जो सब्जेक्टिविटी होती है व्यक्ति के दृष्टिकोण से समाज को समझने पर जोर देती है। ठीक है, तो इसे आगमनात्मक, एक व्यक्ति से फिर बड़े वृहद स्तर पर चला गया। समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने के लिए घटना वस्तुनिष्ठ अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा ही हम यथार्थ या निष्पक्ष ज्ञान तक प्राप्त करते हैं। ग्रीन के शब्दों में जो है निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता क्या है? निष्पक्षता से प्रमाण का परीक्षण करने इच्छा या योग्यता, उसके वस्तुनिष्ठता निकालना मतलब कि निष्पक्ष रूप से घटना विशेष के बारे में अवलोकन करना या अध्ययन करना। तो चलिए देखते हैं निम्नलिखित इसमें कारण देखते हैं। तटस्थ होकर निष्कर्ष प्राप्त करना, सामाजिक अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने के लिए, नए अनुसंधान की संभावनाओं को जानने के लिए, घटनाओं में वास्तविक अध्ययन डालने के लिए और तथ्यों की प्राप्ति के लिए, सत्यापन के लिए। सेरेंडिपिटी, यह रॉबर्ट मर्टन की अवधारणा है। इनका क्या कहना है कि अध्ययन करते समय अध्ययनकर्ता कुछ ऐसी नवीन जानकारी प्राप्त हो जाती है जिसके संबंध में अध्ययनकर्ता ने विचार भी नहीं किया होता, क्योंकि वह इससे पूर्णतः अनभिज्ञ था। यह नवीन तथ्य ही सेरेंडिपिटी कहते हैं। फिर अनुसंधान के प्ररचना यानी कि डिजाइन, रिसर्च डिजाइन क्या होता है, तो हम इसमें अब ये पढ़ेंगे। किसी भी अध्ययन की शुरुआत करने से पूर्व उसका खाका तैयार करना, रिसर्च यानी कि डिजाइन बनाना, उसे ही हम क्या कहेंगे? ठीक है, तो उसे ही हम डिजाइन कहेंगे। इसके द्वारा निर्धारित किया गया अनुसंधान को कैसे वैज्ञानिक बना जाए, किन पद्धतियों का प्रयोग किया जाए, किन अवधि बाधाएं या सीमाएं हो सकती हैं, उन सब का और उन पर क्या नियंत्रण किया जा सकता है, तो ये सब इसमें किया जाता है। रिसर्च से संबंधित डिजाइन जो है बनाया जाता है इसमें। अब इसमें 5 भागों में विभाजित है। अन्वेषणात्मक, निरूपणात्मक अनुसंधान। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन क्या होता है? इस रिसर्च डिजाइन का मुख्य उद्देश्य शोधकर्ता को विषय या समस्या से परिचित कराना है। इसमें शोधकर्ता समस्या जानने के बाद उसका अन्वेषण या निरूपण आसानी से कर सकता है, कि उसको बता दा कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसके कारण ये है, तो साथ ही इसके आधार पर वो उत्कल्पना का भी निर्माण कर लेता है। अब इसके 3 उद्देश्य हैं: विषय समस्या को निकालना, उत्कल्पना बनाना, परिवर्ती शोध की दिशा स्वरूप को निर्धारित करना और वर्णनात्मक शोध प्रचना यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। यह स्थिति यह मानकर चलती है कि शोधकर्ता को अध्ययन विषय के संबंध में जानकारी प्राप्त है और उससे एक उपकल्पना का भी निर्माण हो जाता है। अब वर्णनात्मक शोध प्रचना उस उत्कल्पना से संबंधित सूचना तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है, जिसके अंदर साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, ये सब विधियों का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चरण होते हैं? इसमें शोध के उद्देश्य का प्रतिपादन किया जाता है, तथ्य संकलित किए जाते हैं, सैंपलिंग बनाई जाती है, आंकड़ों को उनकी जांच की जाती है, तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है, उनको प्रस्तुतिकरण किया जाता है, तो ये सब इसमें आ जाती हैं। फिर है अन्वेषणात्मक अध्ययन का समापन, समस्या उपकल्पना निरूपण से होता है, यानी कि जो हाइपोथेसिस बनाते हैं उससे बनता है, जबकि वर्णनात्मक अध्ययन का समापन उद्देश्य उपकल्पना के विश्लेषण यानी उसके परीक्षण और विश्लेषण से होता है। फिर अब हम करेंगे प्रयोगात्मक शोध प्रचना यानी कि एक्सपीरियंस रिसर्च डिजाइन। इस शोध में क्या होता है कि इस शोध प्रचना के द्वारा प्राप्त निष्कर्ष का, जो हमें निष्कर्ष मिला है, जो उसका निष्कर्ष आया, उसका परीक्षण किया जाता है, और जब बार बार एक ही परिणाम आता है तो मान लिया जाता है कि वो अध्ययन वैज्ञानिक है, उसके निष्कर्ष जो हैं सामान्यीकरण कर दिया जाता है। ठीक है, जब हम बार बार उसके प्रयोग, अब हमने ये निष्कर्ष निकाला कि इस शोध का कारण इस कारण से हुआ, ये निष्कर्ष आया, अब उसको बार बार हम रिपीट करेंगे, अगर वो ही आ रहा है आंसर तो समझ लीजिए वो प्रयोगात्मक है और वो एक सामान्यीकरण है, तो इसलिए ये आएगा इसमें। चेपिन ने बताया कि प्रयोग नियंत्रित दशाओं में किए जाने वाला अवलोकन है। अब हम पढ़ेंगे निदानात्मक अनुसंधान रिसर्च डिजाइन, जिसे कहते हैं डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन। शोधकर्ता मूल उद्देश्य
ज्ञान की प्राप्ति तथा ज्ञान में वृद्धि है। लेकिन जब शोधकर्ता किसी समस्या के किसी कारण के संबंध में वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर उस समस्या का समाधान कर लेता है, निदान कर लेता है, तो उसे हम निदानात्मक कहते हैं। वास्तव में निदानात्मक शोध जो है किसी समस्या के निदान की खोज करने वाले कार्य से है। विद्वानों ने अनुसंधान रचना की दृष्टि से निदानात्मक अध्ययन को वर्णनात्मक शोध रचना में ही सम्मिलित किया है। नेक्स्ट है घटनोत्तर अनुसंधान रचना। एक्स पोस्ट फैक्टो क्या होता है? प्रयोगात्मक अनुसंधान रचना की तरह ही घटनोत्तर अनुसंधान रचना का उद्देश्य कारणात्मक उपकल्पना का परीक्षण करना। एक कारण है कि चेपिन, गुरविन जैसे विद्वान घटनोत्तर अनुसंधान रचना को ही प्रयोगात्मक अनुसंधान कहते हैं। ये आपकी एक तरीके से जो है हिस्टोरिकल जो प्रॉब्लम्स होती है ना उस पे रिलेटेड होती है। तो एक्स पोस्ट फैक्टो उनमें ही ज़्यादा यूज़ की जाती है, आपकी हिस्ट्री से संबंधित होती हैं। फिर है इंटरडिसिप्लिनरी क्या होता है? वर्तमान समय में इस प्रकार के अनुसंधान पर अधिक जोर दिया जा रहा है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक विषय को एक पूर्ण इकाई के रूप में अलग अलग न होकर अनेक विषय यानी अनुशासन जिनका एक ही लक्ष्य है उनको एक ही समूह में रखा जाए जिससे छात्रों को अधिकतम लाभ हो। ठीक है, इसी कारण इसमें सभी विषयों को एक श्रेणी के रूप में बना दिया जाता है। फिर है कंटेंट एनालिसिस क्या होता है? संचार के लिखित, मौखिक, दृश्य माध्यमों में अभिव्यक्ति, अंतर्वस्तु इन सब को जो है विश्लेषण किया जाता है। इस विधि की शुरुआत समाचार पत्रों की सामग्री के वस्तुपरक अध्ययन से हुई है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं वैधता, प्रामाणिकता और विश्वसनीयता यानी कि वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी क्या होता है? परिणाम के लिए हम जिस मापक्रम को विकसित किया जाता है उसी सामान्यता के लिए इसके दो गुण होते हैं, प्रामाणिकता और विश्वसनीयता होना जरूरी है। किसी मापक्रम की प्रामाणिकता से हमारा तात्पर्य कि माप का सफलतापूर्वक होना, यानी कि दो घटनाओं व्यक्तियों के बीच जो वास्तविक अंतर है वही जब उस मापक्रम द्वारा परिलक्षित होते हैं, यानी कि हम माप के द्वारा भी निकाल लेते हैं जो हम विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो एक ही वही परिणाम आता है तो हम उसे ही कहेंगे। फिर है परिमापक यंत्र की प्रामाणिकता को उस विशेषता के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके आधार पर अनुसंधानकर्ता को ये कहने की शक्ति मिल जाती है कि उस गुण की माप कर रहा है जिसे मापने की वो दावा करता है। तो रिलायबिलिटी और जो है इसी से ही दिखाती है। किसी भी मापक्रम परीक्षण के लिए जो है प्रामाणिकता के साथ विश्वसनीयता का होना जरूरी है। वो विश्वसनीयता भी बनेगा जब हम उसका बार बार प्रयोग करके समान रूप से एक ही निष्कर्ष निकालेंगे। विश्वसनीयता का अर्थ है कि समान परिस्थिति में समान परंतु बार बार एक ही जो है आंसर आए। अब है सहसंबंध गुणांक। सहसंबंध का तात्पर्य दो चरों का संबंध है जिसमें एक में होने वाले परिवर्तन दूसरे को भी प्रभावित करता है, अर्थात एक में वृद्धि हुई तो या कमी होने पर एक दूसरे में जो है आपस में सहसंबंधी कहलाएंगे। तो अगर एक बढ़ा है तो दूसरा ही बढ़ेगा, एक घटा है तो दूसरा भी घटेगा, तो ये एक तरीके से सहसंबंधी हो गया। फिर है मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षाविदों द्वारा सहसंबंध को गुणांक में प्रस्तुत किया जाता है। यह संकेतांक है जो कि दो चरों के बीच होने वाले सहसंबंध गुणों को जो है इंगित करता है। सहसंबंध गुणों को मापने के लिए पियर्सन एवं स्पियरमैन द्वारा किया गया था। पियर्सन विधि द्वारा सहसंबंध ज्ञात किया गया तो इसे आर स्मॉल में व्यक्त किया है, जबकि स्पियरमैन की विधि सहसंबंध गुणांक से इसे निकाला जाता है। ग्रीक अक्षर पी द्वारा इसे व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक जो कि काफ़ी हेल्प होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो अब हम जो है इस टॉपिक में रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो जो है इसके क्वेश्चंस करेंगे, तो आप ज़रूर देखिएगा, क्वेश्चन ज़रूर लगाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।